Hello everyone of a class 11 students. Good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. Students, as you all know that in the past we have completed our the chapter जो हम लोगों ने last जो हम लोगों ने continue किया हुआ था. The chapter was named as your work, energy and power. तो हम लोगों ने उसे completely done कर लिया है and after that completion of that chapter we have some 3 to 4 days gap for the revision और I hope आप लोगों ने वो अपने सारे revisions complete कर लिए होंगे. Now we are going to start our next chapter. आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर और एक इंपॉर्टेंट और एक ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आपको लिए बिल्कुल न्यू है. बिकॉज अब तक जो आपके पास चैप्टर्स थे उनका मेन फ्रेम आपको आइडिया था, जैसे मोशन इन 1D आइडिया था क्या है. ओके, वेक्टर वाज कंप्लीटली न्यू. लॉज ऑफ मोशन कहीं ना कहीं 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोमेंटम, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था दिमाग में. वर्क, एनर्जी, पावर, इस चैप्टर से तो बहुत कुछ 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इस चैप्टर से तो बहुत ज्यादा चीजें ऐसी थी जो हम लोगों ने डील की हुई है. नाउ दिस चैप्टर जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दिस चैप्टर हैज आई थिंक एवरीथिंग इज न्यू. इस चैप्टर में हर चीज बिल्कुल न्यू होने वाली है. सो प्लीज बी पेशेंस एंड बी वेरी मच सीरियस अबाउट द कॉन्सेप्ट जो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, न्यू और ऑब्वियस सी बात है आपके लिए सारी चीजें एक न्यू फॉर्मेट में आने वाली हैं. सो प्लीज इसके लिए कंसंट्रेशन फुली चाहिए. और लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर और इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. सो बेसिकली दिस चैप्टर इंक्लूड्स टू कॉन्सेप्ट. तो इस चैप्टर में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो हमें डील करने हैं, जिन पे हमें काम करना है. कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिस पे हमें काम करना है, दैट कॉन्सेप्ट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर 2 कॉन्सेप्ट इज रोटेशनल मोशन. तो बेसिकली जैसा इसका नाम है वैसे ही मैं आप लोगों के साथ वर्क करूंगा. मींस हम लोग इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. वी विल डिवाइड दिस चैप्टर इनटू द टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ये क्या है मैं आज आपके साथ शुरुआत करूंगा इसका बेसिक, और इसके लिए कुछ मैथमेटिकल वर्क भी करेंगे. तो हमारा जो पहला हिस्सा रहेगा वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रहेगा और सेकेंड हिस्सा रहेगा रोटेशनल मोशन. यानी अब तक हम लोग जो भी मोशन पढ़ ले आए उसमें उस मोशन में हमारा मेन फोकस था लीनियरली चल रहे थे. अब हमें रोटेशनल मोशन को करना है. ओके, रोटेशनल सर्कुलर से थोड़ा सा अलग होता है, इस बात को ध्यान में रखिए. सर्कुलर मोशन व्हेन द होल बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट. जब एक पूरा बॉडी एक पॉइंट के चारों तरफ घूमे. मान लीजिए अगर ये आपका पॉइंट है तो बॉडी इसके चारों तरफ घूम रहा है. दिस इज योर सर्कुलर. बट अगर आपके पास एक XYZ बॉडी ही है और उस बॉडी का एक पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, बॉडी का एक पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, बॉडी उसी पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है, जिसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बुलाते हो. यानी अपनी ही एक्सिस पे घुमाएंगे, दैट मोशन वुड कॉल एज रोटेशनल मोशन. सो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे, बट हम लोग इसे टू अलग अलग सेक्शंस में बात करेंगे. तो पहला सेक्शन जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो आप इस चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो आज आप लोग कॉल कर सकते हो, आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 डील करेंगे. पार्ट 1 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. रोटेशनल मोशन जब हम लोग इन फ्यूचर जाएंगे तब हम लोग उसे डील करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो चलिए मैं आपके नाम से ही शुरुआत करता हूं. तो फर्स्ट नेम जो आप लोगों के सामने है, दिस नेम इज पार्टिकल. तो मैं सबसे पहले पार्टिकल वर्ड के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा. आई नो वी ऑल आर फेमिलियर दिस वर्ड. हम इस वर्ड से सारे फेमिलियर है, हम लोगों ने सुना हुआ है, हम इस वर्ड को यूज भी करते हैं. बट आज इसे वेल डिफाइंड टर्म में बात करते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज पार्टिकल. पार्टिकल है क्या? तो जब भी हम पार्टिकल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है, एक छोटा सा चीज होगा जैसे डस्ट पार्टिकल. ओके, तो जब भी हम पार्टिकल की बात करते हैं तो हमारे पास दिमाग में आता है कि एक स्मॉल एलिमेंट को ही पार्टिकल बुलाते हैं और वही चीज है.
बट इसे टेक्निकल डेफिनेशन में लिखते हैं. सो व्हाट इज द पार्टिकल? इट इज एन ऑब्जेक्ट. ये एक ऑब्जेक्ट ही है. तो पार्टिकल एक तरीके से ऑब्जेक्ट है हैविंग फाइनाइट मास. तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है? फाइनाइट मास है, मतलब कुछ ना कुछ वेल डिफाइंड मास है, बट इट्स साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, its size and internal structure is neglected. So एक बार इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे. What is that statement is saying? The statement is saying that पार्टिकल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास वेल डिफाइंड यानी फाइनाइट मास तो होगा, बट उसका जो साइज है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग नेग्लेक्ट करके रखेंगे. यानी जब भी आप एक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, लो सर दिस इज द पार्टिकल. सो जब हम एक पार्टिकल को डिफाइन करते हैं तो हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं जिसके मास को तो हम पढ़ेंगे. ऑब्वियसली बात है इसका मास 1 ग्राम है, व्हाटएवर बी द मास इट हैज, बट वी नेवर कंसर्न्ड अबाउट कि उसका साइज क्या है, कि वो पार्टिकल स्क्वायर शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, क्या है, हम वो बात नहीं करते. सेकेंडली हम लोग उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे. क्लियर है? तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास वेल डिफाइंड मास है बट उसका साइज और स्ट्रक्चर हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है, वी विल कॉल दैट एज अ पार्टिकल. डन. सिमिलरली अगला वर्ड जो हमने टीचर ने हमें बना दिया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी हम लोग पहले एक बार डेफिनेशन को देखते हैं क्या ये. सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम मींस एक कोलैबोरेटेड ऐसा लोकेशन जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके आपस में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा के एक सिस्टम बनाते हैं. That is called as system of particles. So what is the system of particle? Various number of particles collaborate together by intermolecular force to form a system. यानी बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में कोलैबोरेट करके, आपस में मिलके, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में एक फोर्स लगता है, फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है और इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक सिस्टम बनाते हैं और उसी सिस्टम को ही हम लोग क्या बुलाएंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो डेफिनेटली जैसा इसका डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस किया है वही हमारे चैप्टर का हेडिंग है. यानी पार्ट 1 में हमें क्या पढ़ना है? हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ने. हमें वैसे सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम्स को पढ़ना है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं वो डिफाइन कर लिया, यानी बहुत सारे मासेस मिलके एक बड़ा सिस्टम बनाएंगे. बट जिन मासेस को आप मिला रहे हो, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स को मिला रहे हो, उन मॉलिक्यूल्स का साइज या उन मासेस का साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर आप नेग्लेक्ट करेंगे, जिन्हें आप पार्टिकल्स बुलाएंगे. क्लियर है? हाँ, पार्टिकल्स आपस में मिलके एक वेल डिफाइंड सिस्टम बना सकते हैं और उस सिस्टम का अपना एक वेल डिफाइंड शेप हो सकता है. क्लियर बात हुई कि पार्टिकल वो चीज है, एक ऐसा चीज जिसके पास वेल डिफाइंड मास तो होगा बट उसका शेप और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इज बीइंग नेग्लेक्टेड, यानी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. बट ऑन दी अदर साइड जब वही पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं और अब वो आपस में मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं, तो वो जो सिस्टम आपके पास बना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, that system would have definitely well defined shape and size and structure. उसका अपना एक शेप होगा, यानी पार्टिकल्स मिलके एक क्यूबॉइड भी बना सकते हैं, पार्टिकल मिलके एक स्फीयर बॉल भी बना सकते हैं, एवरीथिंग. तो ये चीज आप जानते हैं, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, कुछ गैसेस पार्टिकल्स है, तो आप जो सराउंडिंग में एयर देख रहे हो, तो एयर इज अ सिस्टम जिसमें आपके बहुत सारे पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल्स, ये सब मिलके उस एयर के सिस्टम को बनाते हैं.
बट एयर गैसियस शेप में है तो आप इसको वेल डिफाइंड शेप नहीं बोल सकते। तो हम उस शेप्स का बात करेंगे जो वेल डिफाइंड है, और वो किसका होता है? सॉलिड्स का। तो डेफिनेटली हम लोग अब तक सॉलिड बॉडी पे ही काम करते आए हैं। लिक्विड और गैसेस पे हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 में डेफिनेटली बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो इफ आई गिव यू अ वेल डिफाइंड सॉलिड, अगर मैं आपके सामने इस मार्कर को रखता हूं विच हैज द वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप, जिसे हम लोग सिलेंडर बुलाते हैं, तो ये बना है वेरियस प्लास्टिक पार्टिकल से। तो छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स आपस में मिलके एक वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना रहे हैं, और इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अपना एक वेल डिफाइंड शेप भी होगा, स्ट्रक्चर भी होगा। और इस सिस्टम का मास कितना होगा? What would be the mass of this system? The mass of this system would be exactly the total mass of all the particles. तो अगर आप ये सोचें कि अगर आपके पास 1 पार्टिकल है और एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 ग्राम, एंड सच टाइप ऑफ 100 पार्टिकल्स, तो 1 ग्राम के पार्टिकल्स को मिलके आप लोगों ने 100 पार्टिकल्स ले लिए एग्जैक्टली ऐसे ही, और उन 100 पार्टिकल्स को कोलैबोरेट करके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा के आपने एक सिस्टम बना दिया। तो डेफिनेटली उस फाइनल सिस्टम का मास कितना होगा? दैट वुड बी 100 ग्राम। क्लियर है? तो इस बात को सब याद रखेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले? हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ेंगे। चलिए, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कुछ फोर्सेस हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। फर्स्ट इज इंटरनल फोर्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फोर्स। सो किसी भी सिस्टम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम जो कि वेरियस पार्टिकल से मिलके बना है। सो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम को बना रहे हैं। तो एक सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में जो पार्टिकल से मिलके बना है, उसमें 2 टाइप्स के फोर्सेस लगते हैं। नंबर 1 इज द इंटरनल फोर्स एंड नंबर 2 इज द एक्सटर्नल फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरनल फोर्स? सो इंटरनल फोर्स इज दैट फोर्स, इंटरनल फोर्स वो फोर्स है जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं। यानी फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है और सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर मैं आपको बेसिकली बता दूं, ये जो इंटरनल फोर्स है ये जनरली आपका अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तभी तो आपके मॉलिक्यूल्स या तभी तो आपके पार्टिकल्स आपस में स्टिक रह के उस सिस्टम को बनाए रखते हैं। जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल आपके सामने रखा। सो जितने भी आपके प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके ये बॉडी बना है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हमेशा स्टक रहेंगे। हाँ, जब तक आप कोई एक्सटर्नल ऐसा फैक्टर ना कर दो जो उन पार्टिकल्स के बॉन्ड को या उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ दे। जैसे अगर मैं इसे गर्म करना शुरू कर दूं, इफ आई गेट स्टार्ट हीटिंग दिस मार्कर, आफ्टर सम टाइम इसके पार्टिकल्स टूटने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वो जो थर्मल एनर्जी होगी वो आपके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। वो हम लोग जब देखेंगे, जब स्टेट बदलना तब देखेंगे। बट जब तक आपकी बॉडी इस सिस्टम में है, जब तक ये सिस्टम है, जब तक ये वेल डिफाइंड शेप है, तब तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते रहेंगे। डन है? सो यही फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है? इंटरनल फोर्स। द फोर्स विच बाइंड्स द पार्टिकल्स, क्या बाइंड करते हैं? विच बाइंड्स द पार्टिकल्स टू फॉर्म अ सिस्टम। एक सिस्टम को बनाने के लिए जो पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, उस फोर्स को आप लोग क्या बुलाओगे? इंटरनल फोर्स। अब आते हैं एक्सटर्नल फोर्स पे। तो देखो, ये सारे पार्टिकल्स मिलके इन सब ने क्या बना लिया? सिस्टम। अब आप बाहर से पूरे सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हो। तो देखो, ये जो पार्टिकल से मिलके जो सिस्टम बना, तो सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से ये शेप है। नाउ इफ आई कम, अब अगर मैं आता हूं और मैं इसके ऊपर बाहर से एनी एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स लगाता हूं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव हो जाता है। अगर इफ आई अप्लाई द फोर्स हियर एंड दिस सिस्टम गेट मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर, सो दैट फोर्स, वो फोर्स जो आपके पूरे सिस्टम की पोजीशन चेंज करने में, उसकी वेलोसिटी चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल है, उस फोर्स को हम लोग क्या बुलाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स।
बट क्या कभी इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम डिस्प्लेस करेगा? बात को सोचना और समझना यार। फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, सेकंड मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। डेफिनेटली ऐसे जितने भी आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिपेल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते तो ये बाउंडेशन या फिर ये शेप बनी नहीं रहती। अब पॉइंट है वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैंने बॉडी को रखा है, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब इस बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट उन फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो जीरो है। यानी फर्स्ट अगर सेकंड को 10 न्यूटन से खींच रहा है तो सेकंड भी फर्स्ट को 10 न्यूटन से खींचेगा, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और अगर ऐसा होगा तो आपकी पूरी की पूरी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो, यानी आपकी बॉडी कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। यानी इंटरनल फोर्स इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, फॉर द चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की यानी सिस्टम की, ये आपका सिस्टम है बेटा, दिस इज योर सिस्टम एंड दीज आर योर पार्टिकल्स। ओके, दिस इज योर इंटरनल फोर्स। ये जो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है ये आपका इंटरनल फोर्स है और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको मूवमेंट यानी आपकी वेलोसिटी चेंज करने या पोजीशन चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल। यानी जब तक किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक आपका सिस्टम कहीं मूव नहीं करने वाला। सो एक्सटर्नल फोर्स, द external agency responsible for changing the position or you can say velocity of system। तो वो एक्सटर्नल एजेंसी जो सिस्टम की पोजीशन या फिर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस एक्सटर्नल एजेंसी को क्या बुलाओगे? एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है यानी जो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है जिससे सिस्टम बना रहता है, बट इस फोर्स की वजह से कभी भी सिस्टम मूव नहीं करेगा। Am I clear with the basic कि पार्टिकल क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, और उसमें दो तरीके के फोर्सेस लग सकते हैं। ये हमेशा ही लगेगा, यू कांट डू एनीथिंग। अगर आपके पास कोई सिस्टम है, आपके पास कोई सॉलिड बॉडी है जो कि वेरियस नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, तो ये तो लगेगा ही लगेगा। ओके, तो अगर एक से ज्यादा पार्टिकल मिलेंगे तो इंटरनल फोर्स तो होने ही वाला है। बट एक्सटर्नल फोर्स ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। लाइक आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और अगर आप लगाते हो जिससे बॉडी की पोजीशन दिया, वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक्सटर्नल फोर्स हो भी सकता है। बट ये तो हमेशा होगा ही होगा हर सिस्टम। गॉट दैट पॉइंट? सो आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स क्लियर हुई होंगी। डन? ओके, नाउ अब यहां पे और इस चीज को पढ़ने का मोटो क्या है वो थोड़ा सा ध्यान में देते हैं। सो यू ऑल हैव हर्ड अबाउट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आप सबने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में सुना भी है, उन्हें अप्लाई भी किया, हमने स्टडी भी कर लिया, सारा काम कर लिया। बट द पॉइंट इज दैट जब भी आपने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन लगाए, चाहे न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया लगाया हो, चाहे न्यूटन का लॉ ऑफ मोमेंटम लगाया हो, चाहे न्यूटन का लॉ ऑफ रिएक्शन यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, व्हेनेवर यू अप्लाइड दीज आइदर ऑफ दीज लॉज, आप लोगों ने हर बार लॉ जब भी लगाया तो हमने फोर्स की बात की कि बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। हर बार आप लोगों ने जब भी ये काम या जब भी ये स्टडी किया तो आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट पे लगाया कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ कि सर अगर इस ऑब्जेक्ट पे अगर इफ वी अप्लाई द फोर्स सो दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ कि अगर दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ एक सिस्टम बना रही है तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इफ द एक्शनल फोर्स इज जीरो। यानी कहने का मतलब है अब तक जब भी आप लोगों ने फोर्सेस लगाए किसी भी बॉडी के ऊपर, जब भी आपने न्यूमेरिकल किया, कार पे लगाया, ट्रक पे लगाया, किसी भी मास पे लगाया,
आप लोगों ने एक चीज है जो आप लोगों ने हमेशा की कि आपने हमेशा उस ऑब्जेक्ट का क्या स्टडी किया, मास। यू स्टडीड अबाउट द मास बट यू नेवर स्टडी अबाउट द शेप, स्ट्रक्चर और एनीथिंग ऑफ दैट बॉडी। आपने कभी नहीं किया। आपने कोई भी न्यूमेरिकल किया हो, पुली का न्यूमेरिकल भी किया हो तो आपने पुली बनाया, वी हैव फर्स्ट मास m1, वी हैव सेकंड मास m2, बस ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 और m2 जो थ्रेड से बंधे हुए हैं, पुली का न्यूमेरिकल है, सॉल्व कीजिए। नाउ द पॉइंट, ये जो दो मासेस हैं, क्या आपने कभी ये सोचा कि इन मासेस का शेप क्या होगा? इन मासेस में क्या सिलेंड्रिकल शेप है, क्या इनका कोई स्फेरिकल शेप है या कोई पर्टिकुलर शेप है? नेवर एवर। ऐसे ही जब भी आपने कहा कि यार एक बॉडी पे हम लोगों ने फोर्स लगाया, तो जब आप एक ट्रेन का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो भी आप वही फॉर्मूला लगा रहे हो, जब आप एक ट्रक का न्यूमेरिकल कर रहे हो तब भी वही है, जब एक कार का न्यूमेरिकल कर रहे हो तब भी वही है, और अगर आप किसी स्टोन या एक पत्थर पे फोर्स लगाते हो तब भी न्यूटन का फॉर्मूला वही। यानी न्यूटन के फॉर्मूले का एक लिमिटेशन है, एक दायरा है। वो क्या कि न्यूटन के जितने भी लॉज हैं वो केवल एप्लीकेबल होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनका मास आप लोग कंसीडर करते हैं, बट जिनका शेप और स्ट्रक्चर आप लोग कंसीडर नहीं करते। इस बात को अंडरस्टूड करना कि न्यूटन का लॉ वहीं पे लगा जहां पे मास पढ़ा गया। यानी आप ऐसे बोलिए, न्यूटन का लॉ जब भी पढ़ा गया, ऑब्जेक्ट का हमेशा मास स्टडी किया गया, उसका शेप और स्ट्रक्चर नहीं। और अभी अभी हम लोगों ने एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसे चीज को पढ़ा है जिसके पास मास होता है बट स्ट्रक्चर नहीं, यानी उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी उसे क्या बुलाते हैं? पार्टिकल्स। यानी सीधी सी बात है बेटा कि हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग जब भी पार्टिकल को देखते हैं तो हमारे दिमाग में, मैंने जैसे एक वर्ड कहा कि हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं। बट अब तक जब भी हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ या सेकंड या थर्ड जहां पर भी हम लोगों ने अप्लाई किया, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आपने हमेशा ऑब्जेक्ट को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है। इस बात को याद रखिए। चाहे आपने न्यूमेरिकल किसी के भी किए हो, आपने वर्क एनर्जी पावर, ऑब्वियसली बात है वो न्यूटन के लॉ से ही मिलके आए। कभी किसी न्यूमेरिकल में आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, आप लोगों ने किए। कभी कार का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी ट्रेन हो रहा है, कभी कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, कभी गन और बुलेट है, कभी एलिवेटर है, मतलब आपने सराउंडिंग की सारी बॉडीज पढ़ ली। बट एक चीज ऐसा था जो आपके थ्रू आउट अब तक हमेशा कॉमन चलता आया, वो था उस बॉडी का मास कंसिडर करना, नॉट द शेप और नॉट द स्ट्रक्चर। यानी अब तक हम लोगों ने बॉडीज को, यानी ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है। ये बात क्लियर हुई? पार्टिकल मैं आपको समझा चुका हूं। तो अब तक हम लोगों ने जहां पर भी न्यूटन के लॉज लगाए या स्टडी किया, वी ऑलवेज ट्रीटेड द ऑब्जेक्ट्स एज अ पार्टिकल। हमने उन्हें पार्टिकल्स की तरह किया, मतलब हमने उसका मास देखा बट शेप और स्ट्रक्चर नहीं। बट अब हम लोग उस पार्टिकल के सिस्टम्स को पढ़ेंगे, यानी एक से ज्यादा पार्टिकल्स पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, रियल लाइफ में जब भी आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा पार्टिकल से मिलके बना है। इस बात को समझना, ये थोड़ा सा डाउट या फिर कंफ्यूजन कर सकता है। हमने जो रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट देखा, अब तक हम लोगों ने अगर ये ऑब्जेक्ट पढ़ा तो हमने इस ऑब्जेक्ट को एज अ पार्टिकल माना। क्यों? मतलब पार्टिकल मानने का मतलब हमने केवल इसका मास स्टडी किया, नॉट द शेप, नॉट द स्ट्रक्चर। बट इन रियलिटी इसके पास अपने बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो चलिए अब से हम लोग अपनी बॉडीज को जहां पे हम लोग स्टडी करने जाएंगे, उन्हें एक नए नजरिए से देखेंगे। और वो नजरिया क्या होगा? वो नजरिया होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। क्लियर दैट पॉइंट? तो अब से हम लोग सिस्टम्स को, यानी अब से हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे इस चैप्टर में, उसे एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की तरह देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी है विद इररेगुलर शेप, उसका शेप कुछ भी हो सकता है, स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, और आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पे, m1, m2, m3 सबका मासेस है। अब पॉइंट है कि अगर हमारे पास, या अगर हमारा जो न्यूटन का लॉज है या अब तक जितने भी लॉज है,
वो केवल पार्टिकल सिस्टम पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल पे, मतलब एक ऐसी चीज पे लगते हैं जिसका हम मास देखें। बट रियल लाइफ में आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा, जो सिस्टम होगा, वो वेरियस पार्टिकल से मिलके बनेगा। तो आप कैसे पढ़ाई करें? सो व्हाट वी टेंड टू प्रिटेंड, इस पे सबसे ध्यान देंगे। हम क्या सोचेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने यहाँ पे 11 पार्टिकल्स बनाया। सो व्हाट वी सपोज 1 पॉइंट, हम लोग एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां पे होल मास पार्टिकल्स का या पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है वो सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड होगा। देखो, जो ब्लैक डॉट्स है वो रियल एग्जिस्टिंग पार्टिकल है, बट जो रेड डॉट जो मैंने आपके सामने बनाया ये कोई पार्टिकल नहीं है, बट ये एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया गया है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम ये मान के चलेंगे कि यहां पे एक सिंगल पार्टिकल है। क्या है? एक ऐसा सिंगल पार्टिकल है जिसका मास एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम के इक्वल होगा। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं जैसे हमारे पास 11 डिफरेंट पार्टिकल्स है जो बॉडी यानी सिस्टम के अलग अलग पॉइंट्स पे लोकेटेड है। तो अब सीधी सी बात है, जितने भी लॉज हमारे पास हैं वो लॉज केवल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे लागू होते हैं, एक ऐसी जगह पे लागू होते हैं जिसपे केवल मास कंसिडरेबल हो, आप शेप वगैरह नहीं देखेंगे। तो यानी हमें केवल इसका मास चाहिए, तो हम एक ऐसा पॉइंट लोकेट करेंगे, एक ऐसा पॉइंट मानेंगे जहां पे हम ये मानेंगे वी सपोज दैट कि वहां पे केवल एक ही पार्टिकल लोकेटेड है, बट वो पार्टिकल ऐसा होगा कि जिसका मास एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल मास होगा पूरे सिस्टम का, और उसका बिहेव एग्जैक्ट सेम होगा, यानी सेम इन एक्सटर्नल फोर्स। यानी हम एक ऐसा पॉइंट मानेंगे जहां पे आपका सारा का सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड माना जाएगा। एक ऐसा पार्टिकल मानेंगे, सिंगल पार्टिकल, जो ये करेगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स का मास वहां पे कंसंट्रेटेड है, मतलब सारे के सारे पार्टिकल का जितना भी टोटल मास होगा वो इस अकेले पार्टिकल का है, और वो पार्टिकल एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करेगा जैसा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से सिस्टम बिहेव करता है। क्लियर है? यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो मेरा सिस्टम अगर डिस्प्लेस करता है राइट साइड में तो मेरा पार्टिकल भी राइट साइड में डिस्प्लेस करेगा। क्लियर है? और ऐसे पॉइंट को हम लोग बुलाएंगे सेंटर ऑफ मास। क्या बुलाएंगे आप लोग इसे? सेंटर ऑफ मास, सीएम। ओके, तो मैं आपसे इसको सिंबल सीएम दूंगा, सीएम, सेंटर ऑफ मास। चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हम लोग इस पॉइंट को क्या बुलाएंगे? सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और पहली डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ मास, इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी और सिस्टम, तो जो भी आपकी बॉडी है, जो भी आपका सिस्टम है, इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। ओके, सो ये वो पॉइंट है जहां पे हम लोग उस पूरे सिस्टम का, पूरी बॉडी का मास सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, यानी मान के चलते कि सारा मास यहीं पे लोकेटेड होगा, and this point would behave same way in external force as the body behaves। जैसा ये बॉडी बिहेव करती है एक्सटर्नल फोर्स में, ये पॉइंट भी एग्जैक्ट वैसा ही बिहेव करेगा जैसे पूरी बॉडी बिहेव करती है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को मानेंगे सेंटर ऑफ मास, यानी हम इस पॉइंट को पूरी बॉडी की तरफ से मान लेंगे। सीधी सी बात है। ओके, हमने इसे चूज कर लिया। जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए
कोई एक फर्म है, कोई एक इंडस्ट्री है या कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, डेफिनेटली तभी काम करती है। तो उस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं और वो जब आपस में मिलते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होता है, तो एक फर्म और एक कंपनी स्मूथली वर्क करता है। अब बात यह है कि अगर उस फर्म को पढ़ना है तो सीधा सा बात है उसके हर पार्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। अब उसके हर पार्टिकल को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, यानी हर एम्प्लॉय के बारे में डिटेल जानना, हर एम्प्लॉय के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उस पूरी फर्म का एक ऐसा कैंडिडेट रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेते हैं जो उस पूरी फर्म को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे इलेक्शंस में होता है, चाहे आप विलेज के इलेक्शंस लीजिए जो सरपंच के लिए होते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के लो, चाहे स्टेट लेवल के, चाहे नेशनल लेवल के। तो ये जो आप लोग अपना एक लीडर चूज करते हो वो वैसा ही है। तो हम लोगों ने एक ऐसा पार्टिकल चूज कर दिया जो पूरे के पूरे सिस्टम के बिहाफ से एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। उसका टोटल मास उतना ही होगा जितना सिस्टम का टोटल मास है। वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि जैसे पूरा सिस्टम चाहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगे तो ऐसे काम हो। ओके, तो लीडर की वेल डिफाइंड डेफिनेशन यही होती है। तो मैं पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, बट जब एक लीडर डिफाइन किया जाता है, जब आप एक लीडर को इलेक्ट करके लेके आते हो, तो वो एक ऐसा कैंडिडेट होता है, वो एग्जैक्टली वैसा ही काम करना चाहिए, वैसे ही बिहेवियर का होना चाहिए जैसे उस सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, उस गांव के लोग हैं, मेजॉरिटी लोग, ऑब्वियस ही बात है, बट एक मेजॉरिटी फैक्टर यही है कि गांव के लोग अगर एक पर्टिकुलर माइंड सेट के हैं तो उनका लीडर भी हमेशा उसी माइंड सेट का आएगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं समझाने की सेंटर ऑफ मास पे। तो ये वो पॉइंट है जहां पे आप ये सपोज करते हो कि सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड है। अगर आप इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आपने पूरे सिस्टम को पढ़ लिया, फिर आपको इंडिविजुअल पार्टिकल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने ये गेम और ये चीज तो ट्राई की होगी यार, ऐसे ऑन वन फिंगर पे पेन लेके आप लोग उसे बैलेंस करते हो। तो आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग तो उस पेन को एक ही पॉइंट से पकड़ रहे, बट फिर भी पूरा का पूरा पेन बैलेंस हो गया। हाउ? कभी आपने सोचा है? क्योंकि मास तो आपका इधर भी है, मास यानी पार्टिकल्स तो स्टार्ट से लेके एंड तक हर जगह है इस पेन में, बट फिर भी हम लोग एक पॉइंट पे उसे बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या है वो पॉइंट? ये वो पॉइंट है जहां पे इसका सारा मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड है, और इस पॉइंट को क्या बुलाओगे? सेंटर ऑफ मास। अगर आप इस पॉइंट को बैलेंस कर लेते हो, अगर आप इस पॉइंट को उठा पाते हो, तो आप पूरी बॉडी को लिफ्ट कर लोगे, आपको इधर एजेस पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। गॉट दैट पॉइंट? तो आई थिंक आप समझ पा रहे। सो दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। ओके, तो हमें तो पता चला सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारा मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड है, बट ये कहां होगा? इसके नाम पे मत जाना यार, सेंटर ऑफ मास तो आप कहीं ये सोचिए ये हमेशा सेंटर पे ही रहेगा। कुछ बॉडीज के लिए होता है, बट हर बॉडी के सेंटर पे नहीं होता है। देखो इस बॉडी के सेंटर पे मिला, मान लीजिए आपके घर में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मास अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवन। जैसे मान लीजिए आपके घर में प्लायर तो होगा, प्लास, आप देख सकते हैं उसके जो बैक साइड की स्टिक होती है वो लाइट होती है और आगे की हैवी होती है। अगर आप ये सोचिए कि उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट बीच में नहीं, उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा अलग साइड में होगा, थोड़ा सा लेफ्ट या राइट की तरफ, तो वो आपको देखना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे लोकेटेड होगा, कहां पे है, उसकी पोजीशन क्या है। ये तो पता चल गया वो क्या है, वो चीज है, वो पॉइंट है, एक सिंगल पार्टिकल जो कि ऐसा है जिसका मास एग्जैक्टली टोटल मास के सिस्टम के बराबर है, और वो बिहेव ऐसे ही करेगा जैसे हमारा पूरा सिस्टम बिहेव करता है अगर एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो अब हम उसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज पता लगाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोचने के लिए, वो क्या है? उसकी पोजीशन। सो प्लीज नोट इट डाउन द डेफिनेशन एंड नाउ वी विल लुक फॉर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो प्लीज हम लोग हेडिंग देंगे, क्या हमारी हेडिंग है? क्या? पोजीशन ऑफ सीएम। तो सीधी सी बात है, मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास कब पढ़ने, सेंटर ऑफ मास पढ़ने की सीधी सी बात है ना, नौबत क्यों आई?
What is that mandatory part which compel us to study the center of mass? क्यों? क्योंकि सर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो बटे हुए थे और वही पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, तो अब हर पार्टिकल को तो नहीं पढ़ सकते, तो चलिए एक सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं, बट फॉर द सिंपलेस्ट सिस्टम, सबसे आसान सिस्टम के लिए। तो पहली बात, सिस्टम किससे मिलके बनता है? पार्टिकल से। तो चलिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जो आसान से आसान हो, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो? कैसा सिस्टम होगा? मिनिमम 2 पार्टिकल्स। एक पार्टिकल का तो कोई सिस्टम ही नहीं होगा ना। सिस्टम कब होगा? जब कम से कम 2 पार्टिकल हो, फिर 3, 4 ऐसे n नंबर हो सकते हैं। तो चलिए सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं क्या? लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स का सिस्टम ले? 2 पार्टिकल्स का सिस्टम लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? तो मैं यहां पे ग्राफ भी यूज कर रहा हूं ताकि हम उसको पोजीशन में देख सके। तो लेट सपोज आपके पास एक सिस्टम है जिसका एक पार्टिकल है P। द फर्स्ट पार्टिकल इज P whose mass is m1। ये एक पार्टिकल हो गया। वी हैव अनदर पार्टिकल Q whose mass is m। तो 2 पार्टिकल ले लिए। ओके, पढ़ा तो वैसे 3 को भी जा सकता है, बट वही वाली बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कॉम्प्लिकेशंस उतनी बढ़ती जाएंगी। तो पहले 2 पार्टिकल्स के लिए पढ़ते हैं, जैसे वैसे था यार बेटा आपका 10th क्लास में, रिमेंबर इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। अब देखो सबको मालूम है सीरीज और पैरेलल क्या है, बट जब हम उसका एक्सप्रेशन निकालने गए तो हम लोगों ने सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट किया, यानी 2 रजिस्टर के लिए डेरिवेशन कर लो कि सीरीज में 2 रजिस्टर्स इन सीरीज में नेट क्या होता है? RS = R1 + R2। तो अगर 2 के लिए ऐसा है तो n नंबर हो तो R1 + R2 + R3 ऐसे ही पैरेलल में हो। तो यानी जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं, तो हमेशा एक्सप्रेशन हम लोग सिंपलेस्ट वाले से चलते हैं कि भाई सबसे सिंपल सिस्टम को देखते हैं कि उसके लिए क्या होगा, और जैसा उसके लिए होगा ऐसे ही मल्टीपल्स वालों के लिए होगा। तो 2 पार्टिकल ले लिए। ओके, दिस इज द ओरिजिन। ये आपका क्या है? ओरिजिन 0 0। बिकॉज देखो 2 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल का अपना पोजीशन होता है, पार्टिकल सिस्टम में कहां पे लोकेटेड है ये भी मायने रखता है। जैसे मैंने प्लायर का बताया ना, प्लास है। ओके, मार्कर में तो ऑब्वियस सी बात है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह मास बराबर बराबर है, बट कई बार मास बॉडीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए हमें चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट। व्हाट वी नीड रेफरेंस पॉइंट, और वो हमारा ओरिजिन होता है। जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ओरिजिन हमारे लिए रेफरेंस का काम करता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम काम करते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज R1 वेक्टर। तो फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन क्या है? R1 वेक्टर, और सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन है R2 वेक्टर। वेक्टर मींस उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी और उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल्स। सो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स P and Q of masses m1 and m2 with position, और दोनों की पोजीशंस क्या हैं? R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। डन है? तो चलिए अब पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों मिलके आपस में एक सिस्टम बनाएंगे। यही होता है, पहले एक पार्टिकल था, 2 था, दोनों ने मिलके एक नया सिस्टम बना लिया। सिस्टम क्या है? PQ। इस PQ को एक सिस्टम मानेंगे, ठीक है? अब इस PQ में अब सिस्टम बनता कब है? जब 2 पार्टिकल्स या एक मतलब मिनिमम 2 पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो, यानी फर्स्ट पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय सेकंड पार्टिकल, मींस फर्स्ट पार्टिकल को सेकंड अट्रैक्ट करेगा, सो उस फोर्स को क्या नाम दे? F12, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और सेकंड पार्टिकल को फर्स्ट पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा एंड वी विल कॉल दिस एज अ F21, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। क्लियर है? अब ये वो फोर्स है जो दोनों पार्टिकल्स को मिलके एक सिस्टम बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन से वाले फोर्स हुए? इंटरनल और एक्सटर्नल? इंटरनल फोर्स। डन है? अब हम लोग लगाते हैं
हमारे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आपका क्या हो गया, F1 एक्सटर्नल। सो F1 एक्सटर्नल वो फोर्स है जो आपके P पार्टिकल पे लग रहा है, और ये आपका क्या हो गया, F2 एक्सटर्नल जो हमारे सेकेंड पार्टिकल पे लग रहा है। तो हम लोग ऑब्वियस ही बात है, हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो हर पार्टिकल पे लगता है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। तो फर्स्ट पे एक्सटर्नल लगाया F1 और सेकंड पे लगाया F2। सो thus let us consider, एक ध्यान से देखना जो चीज अभी कंसीडर करने जा रहा हूं, let us consider a point C as center of mass। तो चलिए एक पॉइंट C कंसीडर कर लेते हैं। तो C क्या है, सेंटर ऑफ मास। डेफिनेशन, इट इज दैट पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। तो ये वो पॉइंट है जहां पे सारा मास सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड होगा। तो इस पार्टिकल का मास कितना माना जाएगा, m1 प्लस m2, क्योंकि दो ही पार्टिकल थे। तो एक्चुअल में C नाम का कोई पॉइंट नहीं है, एक्चुअल में C कोई पार्टिकल ही नहीं है, बट C एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी लोकेशन है जहां पे हमने ये एज्यूम कर लिया है कि हमारा सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है। यानी हमारा टोटल फोर्स F एक्सटर्नल कितना होगा, F1 का एक्सटर्नल प्लस F2 का एक्सटर्नल, ये हमारे सेंटर ऑफ मास पे लगे होगा। क्लियर है, क्योंकि देखो जब अलग अलग थे तो ये है, बट ये वो पॉइंट है जो दोनों को मिलके बिहेव करता है। ये एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करेगा जैसे हमारा पूरा सिस्टम बिहेव करता है। तो इसका टोटल मास m1 प्लस m2 और इस पे टोटल फोर्स इतना लग रहा है। ओके, और इसकी जो सेंटर से जो लोकेशन होगी, द लोकेशन, क्योंकि लोकेशन तो हम लोग सेंटर से लेते हैं, लोकेशन मींस पोजीशन, तो इसकी पोजीशन को बुलाएंगे RCM। इसकी पोजीशन को क्या बुलाएंगे, RCM मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट हमें नहीं मालूम ये कितना है, तो यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता लगाना है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, यानी हमें RCM का फॉर्मूला चाहिए। सो हमने क्या कंसीडर किया, एक पॉइंट C कंसीडर किया एज सेंटर ऑफ मास हुज मास कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इज अंडर एक्सटर्नल फोर्स, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स के अंदर है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। ये वो टोटल फोर्स है जो उस एक ऐसे पॉइंट पे कंसीडर होगा जिसको हम मान के चल रहे हैं पूरे सिस्टम के, यानी ये इन दोनों का कहते हैं ना लीडर है जिसे इन दोनों ने चूज किया, एंड इट्स पोजीशन इज RCM वेक्टर। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, RCM। तो हमें इसी की पोजीशन वेक्टर निकालनी, डन है। तो चलिए इसकी पोजीशन वेक्टर को क्लियर करते हैं, बट उससे पहले am I clear with the diagram? I have two particles P and Q with the masses m1 and m2 and with the position r1 and r2। अब हम लोगों ने दोनों पार्टिकल को मिला के एक सिस्टम बनाया। तो दो पार्टिकल मिलके सिस्टम कब बना सकते हैं, जब वो एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्स लगाए। तो 1 ने 2 पे लगाया, 2 ने 1 पे लगाया, ये भी हो गया। अब हमने उस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल एक फोर्स लगाया। तो फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है F1 एक्सटर्नल, सेकंड पे लग रहा है F2 एक्सटर्नल। नाउ वी कंसीडर वन पॉइंट। अब हम लोगों ने एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया जो सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया जाएगा, यानी एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया जाएगा जहां पे होल मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, जहां पे सारा मास सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, हम ये मान रहे हैं कि वहां पे सारा मास होगा, क्योंकि अगर हमने इस पॉइंट को पता लगा लिया तो हमारे जितने भी पुराने लॉज हैं फोर्स के, न्यूटन के लॉज हैं जिनसे फोर्स आया, जो भी हमने अब तक सीखा है वो सारी चीजें एप्लीकेबल हो सकती है। क्योंकि देखो न्यूटन के लॉज है तभी F का फॉर्मूला है, F का फॉर्मूला है तभी वर्क डन है, वर्क डन है तभी एनर्जी है, और एनर्जी है तभी पावर है। तो यानी जितने भी फॉर्मूलेज अब तक आपने सीखे हैं वो सारे न्यूटन के लॉज हैं, और न्यूटन के लॉज आपके एप्लीकेबल होते हैं हमेशा
पार्टिकल टाइप की चीज के लिए। पार्टिकल टाइप का चीज मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे लागू होंगे न्यूटन के लॉज या पुराने फॉर्मूलेज जिसमें मास तो आप फाइनाइट कंसीडर करेंगे, बट उस बॉडी का शेप और उस बॉडी का पर्टिकुलर साइज आप कंसीडर नहीं करते। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम लोगों के पास तो देखो अब एक से ज्यादा पार्टिकल है। अब अगर एक से ज्यादा पार्टिकल मिलकर सिस्टम बनाते हैं और हमें वो पुराने फॉर्मूलेज यूज करने हैं जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसी पार्टिकल बनाना पड़ेगा जो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू यानी इन सब के बिहाफ से रिप्रेजेंट करेगा। यानी P और Q के बिहाफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? C बोल रहा है कि भाई मैं P और Q के बिहाफ से आया हूं, मेरा मास P और Q के मास के बराबर है, मैं वैसे ही बिहेव करूंगा जैसे P और Q का सिस्टम मिलके बिहेव कर रहा था एक्सटर्नल में। तो वो ये कह रहा है। और अगर ऐसा है तो हम लोग अगर P और Q पे फोर्स अप्लाई करके उसे पढ़ना चाहते हैं, इससे अच्छा हम लोग C को ही पढ़ लेंगे, एक ही पॉइंट को, और इसके लिए हमारे पुराने फॉर्मूलेज एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर है? आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि हम लोग इसे क्यों बना रहे हैं? ताकि हम लोग अपने न्यूटन के लॉज को एप्लीकेबल कर सके। तो अगर आप एक तरीके से बोलना चाहो तो न्यूटन के लॉ एक लिमिटेड दायरे तक होते हैं। वो क्या कि वो केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी केवल पार्टिकल लाइक थिंग के लिए लगते हैं। तो हम लोग वही चीज बनाने जा रहे हैं। करें स्टार्ट? चलिए। सो फॉर फर्स्ट पार्टिकल एवरीवन, तो सब फर्स्ट पार्टिकल पे ध्यान देंगे। फॉर फर्स्ट यानी P पार्टिकल के लिए फोर्स लगा रहे हो आप लोग। सो कितना फोर्स लगा रहे हो? F1 एक्सटर्नल। डन है? तो फर्स्ट पार्टिकल पे आप फोर्स लगा रहे हैं F1 एक्सटर्नल प्लस फर्स्ट पार्टिकल पे एक और फोर्स लग रहा है F12। एक तो हमने लगाया, तो ये हमारा कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। और ये हमारा कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। सो फर्स्ट पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? F1 एक्सटर्नल प्लस F12। और ये तो आप जानते हो, नेट फोर्स इज ऑलवेज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है वो पॉइंट कि भाई फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, पहले अकेले पार्टिकल P की। अब पार्टिकल है तो ऑब्वियसली बात है पुराने फॉर्मूले तो लग सकते हैं, क्योंकि इसका तो शेप और इसका स्ट्रक्चर कंसीडरेबल नहीं है। केवल P की बात कर रहा हूं मैं पहले। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। आपको क्या देगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या बनेगा? मास m1 इंटू dv1 बाई dt। और वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन क्या थी? r1। तो ये क्या बनेगा? m1 d स्क्वायर r1 वेक्टर बाई dt स्क्वायर। इक्वेशन 1। या फिर आप इसे समझ ही गए होंगे, एक्सेलरेशन कैसे आता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मैंने पोजीशन की टर्म में लिख लिया। क्लियर है? सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्टिकल, चलिए सेकेंड पार्टिकल को देखते हैं। कौन सा? Q वाला। तो Q वाले पे क्या लग रहा है? F2 एक्सटर्नल प्लस F21। Force acting on 2 due to 1, it is responsible for mass into acceleration। तो सेकंड का मास इंटू सेकंड का एक्सेलरेशन, क्योंकि ये भी अकेला एक पार्टिकल ही है तो हम लोग लगा सकते हैं। तो A2 को कैसे लिख सकते हो? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सो दैट कैन बी रिटन एज m2 d स्क्वायर r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। एम आई क्लियर? तो फर्स्ट पार्टिकल पे टोटल फोर्स इतना लग रहा है, सेकेंड पार्टिकल पे इतना लग रहा है। सो दस नेट फोर्स ऑन सिस्टम, नेट फोर्स ऑन सिस्टम। और आप लोग देख ही पा रहे हैं हम लोगों ने ये सिस्टम केवल कितने पार्टिकल्स का लिया था? 2 का ही। अगर थर्ड पार्टिकल भी होता तो तीसरा भी इन्वॉल्व कर लेते, बट वो फिर लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सो नेट फोर्स ऐड करें दोनों इक्वेशन को, बाय 1 प्लस 2। चलो करो। F1 एक्सटर्नल प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F21। तो ये तो आपके LHS का सम हो गया, इज इक्वल टू
m1 d square r1 vector by dt square plus m2 d square r2 vector by dt square. Am I clear? Pakka? Now, since we all know that f12 vector is always equal to minus of f21 vector. ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, यानी जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पे लगाता है उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पे लगाएगा. गॉट दैट पॉइंट? और इसे आप लोग न्यूटन के थर्ड लॉ से भी एग्जामिन कर सकते हैं. तो F12 और F21 इक्वल और अपोजिट है तो दैट्स व्हाई दे विल कैंसिल. या फिर आप इसे दूसरे तरीके से समझिए, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी इंटरनल फोर्स कभी भी आपकी पोजीशन चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. डी मतलब डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ ना. अगर पोजीशन चेंज होगा तभी तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा. तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कभी भी एक्सेलरेशन नहीं देते, यानी इस मार्कर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मार्कर को कभी एक्सेलरेशन नहीं देगा. तो इसलिए वो दोनों कैंसिल. और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं. तो थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल दोनों रीजन है. तो आपके पास क्या बचा? F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल. और F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल हमारे पास क्या था? नेट एक्सटर्नल. सो इट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू m1 d स्क्वायर r1 वेक्टर बाय dt स्क्वायर प्लस m2 d square r2 vector by dt square. Am I clear with the equation 2? फर्स्ट का एक्सटर्नल प्लस सेकंड एक्सटर्नल हमें टोटल एक्सटर्नल देगा, बट टोटल एक्सटर्नल किस पे? सिस्टम पे, क्योंकि हम सिस्टम को पढ़ रहे थे. डन. नाउ फॉर सी पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी किस पे आ जाते हैं? सेंटर ऑफ मास पे आ जाते हैं. तो चलिए एक बार सारे बच्चे सेंटर ऑफ मास को देखेंगे. तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां का मास कैपिटल M है, जो कि m1 प्लस m2 के बराबर होगा, जहां पे टोटल फोर्स उतना ही लग रहा है जितना पूरे सिस्टम पे लग रहा होगा. तभी ये ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे पूरा सिस्टम बिहेव कर रहा था. तो सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? F एक्सटर्नल. सेंटर ऑफ मास पे कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ सिस्टम नहीं बना रहा है. वो तो एक ऐसा पॉइंट माना गया है जहां पे सारा मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड होगा, और वहां पे आप वैसे ही बिहेव करोगे जैसे पूरा सिस्टम बिहेव कर रहा है. मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही चीज हमारे दिमाग में पॉइंट्स को क्लियर रखेगा. तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास, बट किसका मास? सेंटर ऑफ मास का कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन किसका? सेंटर ऑफ मास का. जब फर्स्ट पार्टिकल था तो फर्स्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड था तो सेकंड, और जब सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास का. और ACM क्या होगा भाई? M इनटू d स्क्वायर बाय RCM वेक्टर बाय dt स्क्वायर. ये पॉइंट क्लियर हुआ? डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्लियर है? तो अब आ जाइए समझने में. इक्वेशन नंबर 3 हमें बता रहा है कि टोटल फोर्स एक्सटर्नल सिस्टम पे जो लग रहा है, F एक्सटर्नल जो पूरे सिस्टम पे लग रहा है, P और Q, सिस्टम ऑफ PQ. तो जब वो PQ सिस्टम पे लग रहा है तो आपका ये चेंज आ रहा है m1 इंटू डी स्क्वायर r1 बाई dt स्क्वायर प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर r2 बाई dt. तो ये चीज पोजीशन चेंज हुई पूरे सिस्टम की जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, बट ये एक्सटर्नल फोर्स वहां पे लगता हुआ हम सपोज कर रहे हैं कहां पे? सेंटर ऑफ मास पे, एक ऐसे पॉइंट पे जहां का मास एग्जैक्टली उतना ही है जितना पूरे के पूरे सिस्टम का है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पूरा सिस्टम बिहेव कर रहा था. पूरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा था कि उसकी पोजीशन बदल रही थी, R1 और R2 का डिफरेंशिएशन, और सेंटर ऑफ मास अकेला वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पूरा सिस्टम. तो अगर उसका बिहेवियर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो चेंज आया R1 और R2 में वो उतना ही होना चाहिए जितना सेंटर ऑफ मास में चेंज आया.
या फिर ऐसे बोलिए सेंटर ऑफ मास में जो चेंज आ रहा है डबल डेरिवेटिव वो उतना ही होना चाहिए जितना इंडिविजुअल पार्टिकल्स में चेंज आ रहा है। तो अगर हम इन्हें इक्वेट करते हैं, आई एम रबिंग दिस प्लीज, सो एवरीवन इफ यू वांट टू नोट इट डाउन राइट नाउ तो प्लीज पॉज करके लैंग्वेज को लिख लीजिए, और अगर आप लास्ट में एक बार समझने के बाद लिखना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो को एक बार रीबैक यानी एक बार पीछे ले जाके बैक फॉरवर्ड बैक साइड में ले जाके आप लोग कर सकते हैं। सो बाय 3 and 4, तो 3 और 4 दोनों ही नेट फोर्स है, बट ये सिस्टम पे है, ये सेंटर ऑफ मास पे, बट सेंटर ऑफ मास जैसे डेफिनेशन है वही पॉइंट है जो कि वैसे ही बिहेव करेगा। सो m d स्क्वायर r c m वेक्टर बाय d t स्क्वायर इज इक्वल टू m1 d स्क्वायर r1 वेक्टर बाय d t स्क्वायर प्लस m2 d स्क्वायर r2 वेक्टर बाय d t स्क्वायर। एम आई क्लियर टू दैट? चलिए, m क्या है? मास ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि टोटल मास के बराबर है, फर्स्ट पार्टिकल का मास है। सो मास कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? कांस्टेंट। और अगर मास कांस्टेंट है तो ये तो आप जानते हो, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले आते थे, इस बार उसे वापस से अंदर भी ले जा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू, वापस लेके जाओ, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर m2 r2 वेक्टर। एम आई क्लियर विद दिस स्टेप? इसके बाद एग्जैक्ट ये स्टेप क्लियर है बेटा? नाउ इस स्टेप को यानी राइट हैंड साइड को देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। तो डिफरेंशिएशन का एक रूल आपको याद होगा, d बाय dx ऑफ u प्लस v का रूल याद है? u प्लस v, यानी अगर दो टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं u प्लस v, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन अलग होता है और सेकंड टर्म का अलग होता है। यहां पे उल्टा है, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है प्लस सेकंड टर्म का, तो इसको हम लोग वापस से रिवर्स में लिख सकते हैं। तो यानी हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रिवर्स ले रहे हैं, जैसे कांस्टेंट को अंदर लेके जाना, दोनों टर्म को एक साथ लिख देना। तो अगर ऐसे लिखते हो तो क्या बनेगा? d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू m r c m वेक्टर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। क्लियर है? नाउ डबल डेरिवेटिव से डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैंसिल, एक तरीके से बोल सकते हो। तो आप लोगों के पास क्या रिजल्ट बचा? m r c m वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। तो यहां से r c m क्या आएगा? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ये डिवाइड में गया दोनों के, और कैपिटल M क्या था? m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आई? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द पोजीशन ऑफ क्या? एक ऐसे पॉइंट की पोजीशन है जहां का टोटल मास एग्जैक्टली वही है जो हमारे पूरे सिस्टम का है, और वो पॉइंट एग्जैक्ट वैसा ही बिहेव करेगा जैसा एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे लगाने से बिहेव करता है, और उस पॉइंट को बुलाएंगे सेंटर ऑफ मास। और उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? हमारे पास फॉर्मूला आ गया, बट हमने उन्हें टू पार्टिकल्स का सिस्टम लिया था, तो फॉर्मूला क्या आया? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मास ऑफ फर्स्ट इनटू पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्लस मास ऑफ सेकंड इनटू पोजीशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2। क्लियर है? डन है? चलिए, सो अगर ये चीजें क्लियर है तो मैं रब कर रहा हूं, सो अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो प्लीज आप पोजीशन के साथ साथ इसकी बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास टू पार्टिकल्स के लिए था, तो आ जाइए पोजीशन ऑफ, मैं एक बार मार्कर से रेड से ही कर देता हूं। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो बनाए फॉर्मूला,
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, RCM वेक्टर क्या बन जाएगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 अप टू Mn Rn वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Am I clear to that? जैसे रजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल का बनाते थे, 2 के लिए बना दिया, अब n नंबर के लिए शुरू हो जाओ। डन। अब अगर हमें पोजीशन पता चल गई है, जैसे अब अगर मैं आपको बैक साइड में फ्लैशबैक में लेके जाऊं, तो अगर मैं आपको पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट दे दूं, तो क्या आप उससे वेलोसिटी निकाल सकते हो? यस सर, वेलोसिटी आ सकती है। क्या करके? डिफरेंशिएशन करके। अगर मैं आपको वेलोसिटी दे दूं, तो क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? यस सर। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना सीख गए हैं, तो हम उसकी वेलोसिटी भी निकालना सीख जाएंगे। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, VCM। तो भाई वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ RCM। RCM मींस ये वैल्यू, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे तो मास एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ऊपर इंडिविजुअली मास बाहर। R1 का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dr1 वेक्टर बाय dt क्या होगा, v1 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ऐसे ही dr2 वेक्टर बाय dt वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड सो ऑन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस अप टू mn vn वेक्टर। Am I clear with the velocity now? Done? और अगर ऐसे ही हमारे पास अगर वेलोसिटी है, तो हम लोग इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वही वाली बात है सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn an वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू दी mn। Am I clear with the acceleration also? So जैसे ही आप लोग इसकी पोजीशन निकाल लेंगे, आप लोगों को इसका पोजीशन के बाद आपको इसका वेलोसिटी, आपको इसका पोजीशन और आपको इसका एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। क्लियर है? डन है? चलिए, एक लास्ट थिंग जो मैं बिफोर लिविंग आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, तो ये जो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली, पोजीशन, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया फॉर द सेंटर ऑफ मास, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो ये थे वेक्टर फॉर्म में। तो जब आप जानते हो कि हम लोगों ने जब वेक्टर पढ़ा था, तो वेक्टर मतलब i j k की फॉर्म में होते हैं, बट ऑन दी अदर साइड अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में मिल जाए, तो यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, तो कोऑर्डिनेट 3 होते हैं, तो हम लोग पोजीशन भी 3 तरीके से निकालेंगे। क्या आएगी पोजीशन, पहले XCM मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। Am I clear? Similarly, y फंक्शन यानी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, YCM। जब हम y एक्सिस को डील करेंगे, तो m1 y1 यानी फर्स्ट पार्टिकल का मास इनटू फर्स्ट पार्टिकल की y एक्सिस प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन अप टू mn yn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। क्लियर है? सिमिलरली अगर हमें थर्ड एक्सिस यानी z एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो z एक्सिस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी, m1 z1 प्लस m2 z2 एंड सिमिलरली अप टू mn zn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। क्लियर? सो अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में पोजीशन चाहिए, देन यू हैव दिस फॉर्मूला इन द पोजीशन वेक्टर।
फर्स्ट की पोजीशन, सेकंड की पोजीशन एंड सो ऑन। बट अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, मतलब उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, सेकंड पार्टिकल का, ये हम न्यूमेरिकल देखेंगे, बट हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग टोटली न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट वो सब डील करेंगे। बट अभी के लिए आपको जस्ट ओवरव्यू समझना है कि अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है देन वी विल गो विद द वेक्टर फॉर्म। बट अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे अगर मैं आपको दूं भाई, आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है m1 जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है। आपके पास सेकंड पार्टिकल है m2 जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 एंड सो ऑन। तो अगर हर मास के तीनों कोऑर्डिनेट हैं तो आप सेंटर ऑफ मास का क्या निकाल सकते हो, x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट। और एक बार सेंटर ऑफ मास के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, आप सेंटर ऑफ मास को वहीं पे लोकेट कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो हम लोग वेरियस शेप्स के लिए, अदर मींस सिस्टम्स के लिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, बट नॉट हियर इन द नेक्स्ट फ्यूचर कमिंग लेक्चर। बट टिल देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज हम लोगों ने बिल्कुल न्यू थिंग की है जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी, नहीं समझी थी, जो हमारे लिए पहले था ही नहीं। तो आज का चैप्टर और आपका टॉपिक और आने वाला पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल न्यू होने वाला है, ठीक है। तो अब तक तो थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस लग रहा था, अब बिल्कुल फ्रेशनेस सी और बिल्कुल न्यूनेस सी आई, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो, क्योंकि नया है तो कोई भी अगर डाउट है तो पेंडिंग नहीं करने हैं, ओके। और जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज बता देता हूं कि आप लोग अपने लेक्चर्स को प्लीज पेंडिंग मत छोड़ा करो 11th क्लास। अभी भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत लैग कर रहे हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को जैसे ही देख रहे हो, अगर आपके पास फ्यूचर का कोई लेक्चर अब आ चुका है, अगर आप इस टाइम देख रहे हो और फ्यूचर का कोई लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो प्लीज बी क्विक, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पीछे रह गए तो प्लीज इस चीज को कवर कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा, ओके। सो प्लीज कंप्लीट इट। फॉर एनी क्वेरी टेल मी, कॉन्टेक्ट मी, कोई भी अदर क्वेरी है तो प्लीज बताना। न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। टिल देन प्लीज कंप्लीट इट एंड थैंक यू वेरी मच।